हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज फिर से एक बार मैं अपने यूट्यूब चैनल अम्बे ग्लोबल एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है वायर्स, जॉइंट्स एंड सोल्डरिंग पार्ट 2। तो एक वीडियो इस पे ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से आईटीआई का जो एग्जाम आ रहा है आपका फाइनल का, उसको बढ़िया से तैयार करना, अच्छे नंबर अगर उसमें प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये गूगल प्ले स्टोर में जाकर के अम्बे ग्लोबल एकेडमी जो ऐप है, अम्बे ग्लोबल एकेडमी ऐप है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो या फिर सेकेंड ईयर के हो या इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, सबके लिए टेस्ट बनाया हुआ है। उस टेस्ट की अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके सीबीटी में। और सीबीटी में अच्छे मार्क्स आ गए तो हो सकता है आपको रेलवे का अप्रेंटिस मिल जाएगा, और रेलवे का अप्रेंटिस मिल गया तो फिर आपका ग्रुप डी में जॉब तो कम से कम श्योर ही हो जाएगा, क्योंकि 20% जो सीट है वो ग्रुप डी में वो अप्रेंटिस वालों के लिए रहती है। साथ में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन का जो वैकेंसी आई हुई है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, उसमें ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको करिए। ये मत समझिए कि फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है। आप इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप अच्छी तरह से जो भी एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, जिसका जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको आप लोग सही ढंग से देखिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चंस को समझ करके आप क्वेश्चन बनाएंगे। और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट भी किया भी क्वेश्चन में, तो फिर आप उसको सही ढंग से कर पाएंगे, सही आंसर का सिलेक्शन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आईटीआई में तो निगेटिव मार्किंग नहीं होता, लेकिन बाकी सब एग्जामों में निगेटिव मार्किंग होता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करने के लिए पहले, जैसा कि मैंने बताया, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अम्बे ग्लोबल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जिस ईयर में है, जिस ट्रेड में है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल? भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, इससे पहला जो पार्ट 1 था उसमें बताया था कि केबल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, केबल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मैंने उसमें बताया था कि केबल में सर्विंग होता है, सबसे बाहर में सबसे आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर सर्विंग होता है। सर्विंग के बाद बाहर से अगर चल रहे हैं, केबल के सबसे ऊपर से चल रहे हैं, तो इसके नीचे आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग 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 ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है बेडिंग, और चौथा जो होता है लेड सेट होता है, लेड सेट। और उसके नीचे जो होता है आपका केबल होता है, केबल वायर होता है, केबल वायर होता है। 1 मिनट टाइम दीजिएगा। छोटे 10 मिनट में कॉल करते हैं, रुका। ठीक है, तो इस तरह से सर्विंग, आर्मरिंग, बेडिंग, लेड शेप और केबल के जो वायर होते हैं वो होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि सब केबल को के ऊपर जो होता है टेप लगा करके उसके बाद ऊपर से मेटालिक सेट लगाया जाता है। मेटालिक सेट इसलिए लगाया जाता है कि केबल जो है मॉइस्चर, टेम्परेचर या दूसरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उससे उसको बचाया जा सके। तो मेटालिक सीथ लगाते हैं, वो लेड का होता है इसलिए लेड सेट बोलते हैं। टीन का ये ग्लास शीशा का भी हो सकता है, तो लेड का जनरली होता है, लेड सेट होता है। उसके ऊपर बेडिंग डालते हैं। बेडिंग का मतलब होता है कि जूट वगैरह का थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है बेडिंग। भाई आपका बेड है ना, बेड पे सोते हैं तो क्या हार्ड होता है? आजकल सॉफ्ट बेड का प्रचलन चला हुआ है, पहले चौकी वगैरह रहता था उसमें थोड़ा हार्ड बेड रहता था। उसी तरह से केबल में क्या होता है कि लेड सेट के बाद में उसके ऊपर से बेडिंग किया रहता है जो कि सॉफ्ट होता है। बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग रहता है। आर्मरिंग क्या है? लोहे का एक जाली होता है जो कि उसको ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे केबल अंदर जो है सुरक्षित रहे। अगर बेडिंग नहीं किया रहेगा तो जो लोहे का आर्मरिंग है, जो जाली है लोहे का, वो लेड सेट को डिस्ट्रॉय करेगा, उसको खराब करेगा। और आर्मरिंग को बचाने के लिए, अगर लोहा है, अगर उसको बचाना है मॉइस्चर से या कोरोजन से बचाना है, कोरोजन का मतलब जंग लगने से बचाना है,
तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से फिर पीवीसी का या रबड़ का एक कवर डालते हैं, उसको बोलते हैं सर्विंग लेयर। तो वही ये पूछ रहा है कि बेडिंग इंसुलेशन का क्या उद्देश्य है। तो बेडिंग इंसुलेशन का उद्देश्य ये है कि जैसा कि मैंने बताया अभी कि केबल को आर्मर केबल को क्या करता है, पढ़ते हैं पहला, प्रोटेक्ट द केबल्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है, यांत्रिक क्षति से बचाता है। दूसरा, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेज, केबल को नमी और गैस से बचाता है। प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आर्मरिंग को वायुमंडल की कंडीशन से बचाता है। नहीं, वायरिंग को नहीं बचाता है, ठीक है। ये जो है मेटालिक शीथ जो है ना, मेटालिक शीथ जैसा कि मैंने बताया उसको बचाता है, ठीक है। केबल के ऊपर जो मेटालिक शीथ लगाते हैं उसके ऊपर बेडिंग करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल, उसके ऊपर आर्मरिंग रहता है, लोहे का जो जाली है ना वो रहता है, इसलिए लोहे की जाली काट देगा मेटालिक शीथ को, लेड शीथ को, अगर बीच में बेडिंग नहीं करेंगे। तो जो मेटालिक शीथ है उसको कोरोजन वगैरह से, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया केबल का जो 3 तार होता है, 4 तार होता है, 4 कोर केबल में 4 होगा, 3 कोर केबल में 3 तार होगा। उसके ऊपर जो है ना ये लेड सेट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, लेड सेट होता है, मेटालिक सेट होता है, जिसको मेटालिक सेट बोलते हैं, और उसके ऊपर बेडिंग होता है, उसके बाद आर्मरिंग होता है। चलिए हो गया। भूमिगत केबल के दोष को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, किस प्रकार के टेस्ट को भूमिगत केबल के दोष को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो हमने 3 क्वेश्चन किए, 3 या 4, पार्ट 1 में 3-4 क्वेश्चन किए थे, तो वो क्लियर है। वो टेस्ट हम लोग करते हैं लूप टेस्ट, ग्राउलर टेस्ट नहीं करते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट भी करते हैं, केबल के सर्विसिबिलिटी के लिए करते हैं, सही है कि नहीं। लेकिन भूमिगत केबल के दोष, स्पेशली शॉर्ट सर्किट को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। व्हाट डज ए नंबर 1.40 represents in a standard conductor is designated as 7/1.40. What does the number 1.40 represents if a standard conductor is designated as 7/1.40? तो 7/1.40 इस तरह से बोलते हैं, केबल का नोमेनक्लेचर होता है, तो इसमें 7 क्या बताता है, 7/1.40। तो ये क्या बताता है और ये क्या बताता है, तो ये बताता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का मतलब क्या हो गया, कितने उसमें तार हैं। आप केबल तार को छिलिएगा तो उसमें बहुत सारे तार होते हैं, एक सॉलिड पहले तार बनता था, लेकिन अभी आजकल जो है स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स आ रहे हैं, स्टैंडर्ड वायर्स आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड वायर्स जो होता है बहुत सारा पतला पतला तार होता है, वो एक तो फ्लेक्सिबल होता है, उसका फायदा है, फ्लेक्सिबल का मतलब आराम से मुड़ जाता है, जहां चाहिए वहां मुड़ जाएगा। और दूसरा फायदा ये होता है कि उसमें स्किन इफेक्ट कम होता है, स्किन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए स्टैंडर्ड कंडक्टर लगाया हुआ है, ठीक है, क्लियर, ओके। और ये 1.40 ये पूछ रहा है कि क्या है, तो ये होता है डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, मतलब कि हर एक कंडक्टर का व्यास, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास। तो ये जो मान लीजिए कि इसमें इसकी बात कर रहा है, यहां पे कर रहे हैं बात 1 2 3 4 इस तरह से 7 तार, 7 वायर रहेंगे, 7 वायर, तो ठीक है। और हर एक जो वायर है इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर, हर एक वायर का डायमीटर कितना है, हर एक वायर का डायमीटर कितना है, ये बताता है 1.40। और 7 बताता है कितने कंडक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तार है, ये तार है, ओके, समझ में आ गया। तो किसी भी तार को बोलिएगा 7/1.40, इसका मतलब 7 उसमें स्ट्रैंड है, 7 ठो तार है पतला पतला, और 1.40 क्या है, एक तार का डायमीटर है, ठीक है। तो टोटल तार का डायमीटर आपको मिल सकता है कितना होगा। एनीवे चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से हम लोग SWG अगर यूज करते हैं, सपोज करो SWG अगर हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रैंडेड वायर है, अलग अलग पतले पतले तार है, तो एक तार का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं कितना गेज है, और जितना स्ट्रैंड है, जितने उसमें तार है उससे गुना कर देते हैं, तो हमें मेजरमेंट मिल जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि ऐंठ करके और एक ही बार नहीं नाप सकते हैं, किसी तार के डायमीटर को अगर नापना पड़ा आपको तो क्या करेंगे, तार को हटाएंगे, इंसुलेशन उसका किससे हटाएंगे, कौन सा टूल यूज होता है, वायर स्ट्रिपर, और उसमें से एक स्ट्रैंड का हम लोग मेजर करेंगे कितना गेज है,
और जितना तार होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस वायर का हम लोगों को साइज पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर, कितना होता है? तो ये 35-36 के राउंड में होता है महो पर मीटर। 35 इंटू 10⁶ मैंने देखा महो पर मीटर। आई थिंक यहाँ पे 10⁶ जो है ना मिसिंग है, 10⁶ मिसिंग है। बट आंसर तो आपको अगर इस तरह से सेम आ जा रहा है एग्जाम में तो आप ये लगाइएगा, क्योंकि उनके आंसर शीट में या फिर उनका जो आंसर होगा ये यही मार्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट एल्युमिनियम का बता रहे। इसी तरह से आपको कॉपर का और सिल्वर का, ठीक है, इन सब का कंडक्टिविटी पता होना चाहिए, पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ द केबल प्रोवाइडेड इन कोर्स एक्सेसिव प्रोटेक्शन। तो हम लोग पार्ट 1 में भी किए थे कि कोर्स एक्सेसिव करंट प्रोटेक्शन जो होता है, अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर ये केबल है, और ये पहले क्वेश्चन किया था ना कि 32 एम्पियर अगर इसका रेटिंग है, तो जो फ्यूज हम लोग लगाएंगे एक्सेस अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए, जो फ्यूज हम लोग लगा रहे थे वो कितना लगा रहे थे कि जितना रेटिंग है ना, रेटिंग गुने 0.8 80%, 0.8। ठीक है, तो नेचुरली आंसर होगा 0.81। ठीक है, क्लियर। लेकिन 1.24 भी होता है, 1.25 भी होता है, बाद में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू द फेज कंडक्टर इन यूजी केबल। अब देखिए, जो आपका 4 कोर का जो केबल होता है, अलग अलग, चलिए अलग अलग ले रहे हैं। 4 कोर केबल का इमेज देखते हैं क्या होगा। 4 कोर केबल का हम लोग इमेज देख लेते हैं कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये 4 कोर केबल है ना, 4 कोर केबल है। ओके, कौन सा ले, चलिए ये इसी को ले लेते हैं। ओके, अब देख सकते हैं 4 कोर केबल है, उसमें बोल रहा है न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है, न्यूट्रल जो कंडक्टर है उसका क्या साइज होगा। अब देख सकते हैं इसका साइज में अंतर होता है। तो 3 तो जो फेज होता है उसका तो साइज इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रल जो कंडक्टर है उसका साइज क्या होगा। 1 मिनट, हेलो, हाँ बोलिए। आधे घंटे के बाद कॉल कीजिए बेटा। डॉक्यूमेंट सब विदा कर दिया है सर। ठीक है, सिग्नेचर वगैरह सब भेज देना, आधार कार्ड, सिग्नेचर वगैरह सब, ठीक है। ओके, तो जो साइज होता है वो कितना होता है ये पूछ रहा है। तो अगर 3 वायर है तो जो आपका न्यूट्रल वायर होगा, न्यूट्रल जो होगा, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो तार है, न्यूट्रल हिंदी में होता है न्यूट्रल वायर होगा ना। 4 तार है मान लीजिए, 1 2 3 4, 4 में 3 फेज होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो साइज अलग अलग होता है, इसका जो साइज होगा तीनों का सेम होगा, और इस साइज का आधा न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल का साइज होता है आधा। क्यों आधा होता है? क्योंकि 3 फेज सिस्टम में, ये जो 3 फेज सिस्टम है, ये जो इसमें से ये जो न्यूट्रल निकलता है इसमें अनबैलेंस करंट निकल जाता है। अनबैलेंस करंट का मतलब अगर हर एक फेज पे बराबर लोड नहीं दिए हैं तो थोड़ा बहुत करंट इससे फ्लो होगा। तो इतना ज्यादा करंट फ्लो न्यूट्रल से होता नहीं है। कि न्यूट्रल में बहने वाली करंट का मान होता है वो आइडियली 0 होता है, आइडियल कंडीशन में, लेकिन बहुत ही कम होता है, और आइडियल कंडीशन में बोलेंगे तो नहीं होता है। इसलिए इसका जो साइज हम लोग लगा रखते हैं वो आधा रखते हैं। तो ये होगा हाफ साइज ऑफ फेज चालक से आधा, क्लियर, समझ में आया? क्यों? न्यूट्रल कंडक्टर में फेज का 3 गो रहेगा, 3 गो तार फेज का रहेगा, एक वो न्यूट्रल के लिए रहेगा। तो जो न्यूट्रल के लिए रहेगा उसका साइज आधा होगा। पूरा रखने का कोई फायदा नहीं, उसमें ऑलरेडी करंट कम बहता है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो होता है स्टार कनेक्टेड होता है। स्टार कनेक्शन में अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल से बहने वाली धारा नगण्य होती है,
ठीक है, उसमें अनबैलेंस करंट ही फ्लो होगा, अदरवाइज ऐसे करंट फ्लो नहीं होता। अगर तीनों पे बराबर लोड दे दीजिएगा तो न्यूट्रल से धारा बहेगी नहीं। ठीक है, इसलिए इसलिए जो है यहाँ पे आधा साइज का फेज का कंडक्टर साइज है, उसका आधा साइज का न्यूट्रल कंडक्टर रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या नाम है ये टूल्स का? अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस करने के लिए इस तरह से दांत बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये इसका नाम है वायर स्ट्रिपिंग, वायर स्ट्रिपर। क्या नाम है? वायर स्ट्रिपर। बाकी कटिंग प्लायर आपको पता है, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, वायर स्ट्रिपर नहीं, क्रिम्पिंग टूल होता है। क्रिम्पिंग टूल क्या है? क्रिम्पिंग टूल। तो कटिंग प्लायर से क्या करते हैं? तार को काटते हैं। ठीक है, हार्ड वायर है उसको काटते हैं। वायर स्ट्रिपर से क्या करते हैं? ये जो तार है इसके केबल को निकालते हैं। ये जो तार है बीच में केबल है, तो केबल को हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिप आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इस वायर स्ट्रिपर से क्या करते हैं? केबल से या तार से इंसुलेशन को हटाते हैं। इंसुलेशन को हटाते हैं। ठीक है, और कटिंग प्लायर से क्या करते हैं? तार को काटते हैं। एक्सेस तार को, जो एक्सेस है, अधिक है या बेकार है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कटिंग प्लायर से काट देते हैं। क्रिम्पिंग टूल से क्या करते हैं? लग्स लगाते हैं। लग लगाते हैं। लग क्या भाई? व्हाट इज लग्स? तो आप बैटरी का कनेक्शन देते समय, बैटरी में जब इन्वर्टर आप कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं तार में क्या रहता है? तार में इस तरह का कुछ फिट रहता है, जिसे नट बोल्ट पे आराम से आप फिट कर देते हैं। या अलग अलग साइज के अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तो इसी को यहाँ पे इस तरह से दबाया हुआ रहता है। आप देखिएगा ना, तो यहाँ इस पोर्शन में क्या रहेगा? दबाया हुआ रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? लग्स बोलते हैं। इसी को बोलते हैं लग, LUGS, लग्स। लग्स का मतलब हो गया, लग्स एक ऐसा एलिमेंट है, पार्ट्स है, जिसको कि जहां तार खत्म होता है वहां पे हम लोग इसको लगा देते हैं, सो दैट हमें नट बोल्ट से प्रॉपर तरीके से टाइट करते हैं। टर्मिनेशन इसको बोलते हैं, टर्मिनेशन, केबल का टर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है, जब केबल जहां खत्म होता है तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रिम्पिंग टूल। तो ये क्रिम्पिंग टूल से लग्स डाले और उसको दबा दिए। तो कुछ जो मिस्त्री है वो प्लायर से ठोकते, हथौड़े से ठोक देते हैं, प्लायर से दबा देते हैं। वो सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि प्लायर से दबाएंगे तो प्रॉपर जो लग से दबेगा नहीं, इसलिए तार के साथ कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। जब तार के साथ कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपका वहां पे वायर जो है ना जल जाएगा। तो बैटरी का देखते होंगे, अगर प्रॉपर तरीके से लग्स को प्रेस नहीं किया हुआ है तो बार बार आपका बैटरी के पास में जो वायर है वो जल जाता है, लग्स के पास वाला वायर जल जाता है। इसका मतलब प्रॉपर तरीके से क्रिम्पिंग नहीं किया हुआ, उसका नाम है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग का मतलब समझ गए? क्रिम्पिंग का मतलब है लग्स को लगाना, किसी तार में लग्स को लगाना। लग्स क्या है? लग्स टर्मिनेशन के समय लगाते हैं, सो दैट तार का कनेक्शन सही ढंग से दिया जा सके, उसमें नट बोल्ट फिट किया जा सके। इस तरह का लग्स होता है। देखिए इस तरह का भी लग्स होता है, चंद्राकार होता है, गोला होता है, यहाँ पे बोलने के लिए गोला भी होता है। ठीक है, इस तरह का लक्ष्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोमीटर की रीडिंग। इसमें माइक्रोमीटर की रीडिंग आ गया, क्योंकि माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स, इन दोनों से हम लोग तार की मोटाई माप सकते हैं। तार का साइज मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज है, SWG, हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। इससे भी वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से भी हम लोग तार की मोटाई माप सकते हैं। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो हमें देखना पड़ेगा। रीडिंग क्या है? ये रीडिंग है ना, देखिए ये 3.5 ये है, यहाँ पे 4.5 जस्ट लाइन पे ही है 4.5। अब जो रीडिंग होता है इसका माइक्रोमीटर का रीडिंग जो होता है कितना है, तो जितना मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है डॉटम लाइन जो बोलते हैं, इसको डॉटम लाइन बोलते हैं, मेन स्केल पे जो रीडिंग है, तो इस केस में 4.5 है मेन स्केल पर रीडिंग। 4.5 किस पे है? मेन स्केल पे रीडिंग है, मेन स्केल पे रीडिंग है। ठीक है, और प्लस जोड़ देते हैं इसमें वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग है डॉटम लाइन से जो मिल रहा है,
किसका क्या होता है, वर्नियर स्केल, सॉरी वर्नियर नहीं है, माइक्रोमीटर स्केल है। तो यहाँ पे जो स्केल है, ठीक है, उस पे जो भी रीडिंग आ रहा है उसमें अल्पतमांक से कैलकुलेट, ये अल्पतमांक से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जो रैचेट है यहाँ पे देख लीजिए आप, बॉटम लाइन पे कितना रीडिंग है, 5 है, 5 इंटू लिस्ट काउंट, ये क्या है 0.01, सॉरी ये क्या है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का मतलब हो गया अल्पतमांक, अल्पतमांक। इस तरह का कोई भी फिगर दे देगा तो आप इस तरह से रीडिंग निकाल सकते हैं। अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक का मतलब होता है कि छोटा से छोटा कितना हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। तो इस केस में 0.01 mm तक हम लोग रीडिंग ले सकते हैं, इसलिए अल्पतमांक इसका 0.01 है। एक जो स्केल आप यूज करते हो, स्केल यूज करते हो ना, उसका अल्पतमांक कितना होता है, सोचो। स्केल में मिनिमम सबसे छोटा माप क्या हम ले सकते हैं, वो है 0.5 mm, उसका अल्पतमांक हो गया 0.5 mm, इसका अल्पतमांक हो गया 0.01 mm, क्योंकि 0.01 तक मेजर कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है थिम्बल पे, इसको थिम्बल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थिम्बल, थिम्बल, थिम्बल रीडिंग जो है, रीडिंग, थिम्बल रीडिंग, थिम्बल हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, रीडिंग, थिम्बल पर जो रीडिंग है, थिम्बल का रीडिंग जो डॉटम लाइन के साथ लग रहा है, किसके साथ लग रहा है, डॉटम लाइन, डॉटम लाइन, लाइन के साथ जो रीड कर रहा है, डॉटम लाइन ये है, मेन स्केल पे जो लाइन खींचा हुआ है वो क्या है, वो है डॉटम लाइन, डॉटम लाइन, यहां से ये डॉटम लाइन है, इसके साथ जो थिम्बल का रीडिंग है, ये थिम्बल का रीडिंग क्या कितना आया, 5 आया, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, अल्पतमांक से मल्टीप्लाई किया, मेन रीडिंग ये था 4.5, तो कितना हो गया 4.5 इंटू 5 इंटू 0.1 प्लस ये हो गया 4.55 mm, जो भी है 4.5 mm हो गया। ठीक है, आंसर हो गया 4.5 mm, सी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि, वाहनों की बॉडी में, वाहनों की बॉडी में सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो गाड़ी वाड़ी का जो कहीं रिपेयरिंग उपेयरिंग होता है, वहां सोल्डरिंग की जरूरत पड़ती है, वहां पे सोल्डर कौन सी सोल्डरिंग करते हैं, अब देखते हैं सोल्डरिंग विद फ्लेम, क्योंकि फ्लेम के साथ जो सोल्डरिंग करते हैं उसमें जो फिलर लेते हैं वो हार्ड लेते हैं, तो काफी मजबूत होता है, ज्वाइंट क्या होता है, काफी मजबूत होता है, इसलिए हम लोग सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ जो सोल्डरिंग है उसको यूज करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन नॉर्मल पीसीबी वगैरह के लिए यूज करते हैं, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग पीसीबी के लिए यूज करते हैं, डीप सोल्डरिंग मास प्रोडक्शन में होता है, मास प्रोडक्शन बहुत सारा एक साथ प्रोडक्ट हो रहा है, कंपनी फैक्ट्री में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 41, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। देखिए, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। गुथा हुआ चालक का मतलब हो गया कि इस तरह से अंदर में ना पतले पतले बहुत सारे तार हैं, ये जो है गुथा हुआ चालक बता रहा है इसको, इसका मतलब स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर गुथा हुआ चालक। और एक हो गया इतना ही लंबा चौड़ा है, ठीक है, एक ही तार है, ये हो गया सॉलिड कंडक्टर। ये क्या हो गया, ये हो गया सॉलिड कंडक्टर। ये क्या हो गया, सॉलिड कंडक्टर। ये हो गया सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या हो गया, ठोस, ठोस चालक हो गया। और ये क्या हो गया, स्ट्रैंडेड, गुथा हुआ चालक। तो इसका क्या फायदा है, मैंने पहले भी बताया, थोड़ा देर पहले ही बताया, ये जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें और क्या फायदा होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर का, 2 फायदे बताए थे, वो बताया था कि स्किन इफेक्ट कम होता है। अब स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, स्किन प्रभाव, स्किन इफेक्ट वो बोलते हैं कि अगर मोटा कंडक्टर, इतना मोटा कंडक्टर है तो इसमें जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्लो होगा, इसमें सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, वो क्या होता है, सरफेस पे ज्यादा होता है, सरफेस पे। तो सारा जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से फ्लो होगा तो ऊपर में हीटिंग ज्यादा होगी, ऊपर में हीटिंग ज्यादा होगी तो इसको ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ है वो खराब होगा। इसलिए इसको एक सॉलिड कंडक्टर, एक कंडक्टर में बना करके स्टैंडर्ड कर देते, पतला पतला डाल देते, इससे स्किन इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसमें देखिए क्या है, कॉस्ट इज लेस, ऐसा कुछ नहीं है, मोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो होता है, ये आंसर ठीक है। लेस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप से कोई मतलब नहीं है। मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस,
इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा मोर फ्लेक्सिबल। आगे बढ़े, 42 है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि अत्यधिक धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। ये बोला ना, इट इज प्रोटेक्टेड बाई कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, अधिक अतिरिक्त धारा द्वारा संरक्षित है। तो मैंने बताया था पिछले जो पार्ट 1 किए थे उसमें भी 32 एम्पियर यहाँ पे दिया था, अब 16 एम्पियर दे दिया है। तो 16 एम्पियर का 80% कितना होगा, वही आंसर होगा, है 12.8। इसको राउंड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 13 एम्पियर आंसर होगा, है इसमें 13 एम्पियर है, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी की यूनिट क्या है। तो ये क्या है, कूलम्ब है, कूलम्ब होगा। क्वांटिटी का पूछ रहा है, ठीक है, करंट का नहीं पूछ रहा है कि एम्पियर आप बोल दीजिएगा। ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डालना है कूलम्ब, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, इस सोल्डरिंग मेथड का नाम क्या है। तो सोल्डरिंग मेथड जो वो पार्ट 1 में भी हम लोग देख रहे थे कि नॉर्मल जो सोल्डरिंग करना है तो कैसे सोल्डरिंग करते हैं, क्या यूज करते हैं। तो सोल्डरिंग गन, क्या आंसर होगा, सोल्डरिंग गन। डीप सोल्डरिंग नहीं है, देखिए सोल्डरिंग आयरन के साथ नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना इस तरह से, ये सोल्डरिंग गन ही है। और सोल्डरिंग विद फ्लेम ये भी नहीं है, फ्लेम इसमें दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो देखिए ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ फुल फॉर्म होता है मोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज नहीं बोल सकते, जो भी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है किसी सेल के सिरों पे, जो जब भी आप मेजर कीजिएगा, जो वोल्टेज मेजर कीजिएगा, ठीक है, सेल के सिरों पे बिना सर्किट जो खुला हुआ है, सर्किट खुला हुआ, सर्किट में कोई लोड नहीं दिया आपने। मान लीजिए कि ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और इस पे आप कोई लोड नहीं दिए हो और ये वोल्टमीटर से मेजर कर रहे हो, ये आपको क्या देगा, ये क्या होगा, ईएमएफ होगा। और अगर आपने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो अगर मेजर कर रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, यही वोल्टेज देगा आपको, इतना समझ लीजिए। तो ईएमएफ बिना लोड का जो वोल्टेज मेजर करते हैं ईएमएफ हो जाएगा, लोड के साथ जो मेजर करते हैं वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन आता है क्वेश्चन कि ये है क्या, तो इसमें ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईएमएफ प्लस विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप, विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो ईएमएफ का मतलब इस पॉइंट पे ईएमएफ है प्लस इधर वोल्टेज ड्रॉप है। तो मान लीजिए कि अगर ये अंदर में इसका ये आर है और इसका रेजिस्टेंस आर है और आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू आई आर प्लस आर इंटू आई, ये हो जाएगा ईएमएफ। और वोल्टेज कितना हो जाएगा, आई आर, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है वोल्टेज हो जाएगा, लेकिन ईएमएफ क्या हो जाएगा, इधर ड्रॉप हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में, वो भी उसमें जुड़ जाएगा, वो क्या हो गया, ईएमएफ हो गया। तो आपका आंसर हो गया बी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप प्लस विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। नेक्स्ट है, ईएमएफ प्लस विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप दोनों मिला करके वो होता है ईएमएफ। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नीचे रह गया, व्हाट इज द करंट रेटिंग, इसको हटाते हैं, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, समझे। तो व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट क्या है। तो यहां पे देखिए जो रेटिंग फैक्टर होता है वो तीनों होता है, 0.81, 1.23, 1.5 तीनों होता है। तो 0.81 जनरली हम लोग ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और केबल जो है ना बहुत आसपास में रखे हुए हैं। 1.23 कहाँ होता है, मतलब जहां पे टेम्परेचर कम है और ओपन एयर में आपका केबल जा रहा है, तो गर्म नहीं होगा केबल्स, वहां पे 1.23 करते हैं।
और 1.5 मे बी यूज फॉर केबल्स इन वेल वेंटिलेटेड, जहाँ प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड है और बिल्कुल कम टेम्परेचर, वहां पे यूज होता है 1.5। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंडीशन तो दिया नहीं है, कंडीशन दिया नहीं है, इसलिए तीनों ही ठीक है, 0.81, 1.25, 1.5। तो मेरे हिसाब से यहाँ ये लिखना भूल गया है कि केबल की पास की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक कौन सा नहीं है, लेकिन है लिखा हुआ है। तो अगर एग्जाम में आपके आईटीआई के एग्जाम में आ गया तो आप 1.24 मारना, क्योंकि यही आंसर मार्क है। लेकिन अगर एलपी वगैरह के एग्जाम में आ रहा है तो आपको इस पे अगर इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो वो ऑब्जेक्शनेबल होगा और सही नहीं होगा। नहीं है आ गया तो फिर 0.92 आप मार दीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 0.81 ऐसे जगह पे ये होगा, ये अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग जो होगा, धारा रेटिंग 0.81 ऐसी जगह पे होगा जहां टेम्परेचर ज्यादा है और आसपास में केबल बहुत एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। 1.24 ऐसी जगह पे होगा जहां टेम्परेचर कम है और ओपन एयर में केबल जा रहा है, और 1.5 ऐसी जगह पे होगा जहां की कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही कम है और पूरी तरह से वेंटिलेटेड जगह है, ठीक है। नेक्स्ट, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या कहानी है। फिर वही आ गया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है, ठोस चालक की क्या हानि है, ठोस चालक की क्या हानि है। एक और क्वेश्चन था ना इस तरह से, हमने गलती तो नहीं किया है, देख लेते हैं एक बार। ये नहीं, इधर कहीं था, हाँ यहाँ पे था। गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ पूछ रहा था। तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, हमने सही किया है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है, तो वही लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। हानि पूछ रहा है ना, क्या हानि है ठोस चालक की। तो जो स्टैंडर्ड इस तरह से अलग अलग तार है और एक सिंगल तार, एक ही तार पूरा बनाया हुआ है, तो पूछ रहा है इसका क्या हानि है, क्या हानि है। हानि ये है कि ये जो ना सॉलिड होगा, जल्दी मुड़ेगा नहीं, लेस फ्लेक्सिबल होगा, वही एडवांटेज होगा। बाकी कठोर तो ज्यादा होगा, वो गलनांक कम होगा ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा ही गलनांक होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होगा, पतला पतला 5 तार की जगह पे एक ही तार रहेगा तो ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट आर द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड्स। तो इसमें टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, फ्लेम निकल रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग है। डीप सोल्डरिंग नहीं है, सोल्डरिंग विद ब्लो लैंप है नहीं, ये सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन ये भी नहीं है, सोल्डरिंग गन है नहीं। तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग होगा इनसे, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखें 49, व्हाट इज द कॉज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडा सोल्डर दोष, ठंडा सोल्डर दोष एक होता है कि आपका प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट ही नहीं होगा, लगेगा ज्वाइंट हो गया फिर थोड़ा देर के बाद छोड़ देगा। तो वो जो होता है क्यों होता है, ये होता है अगर आप पूरा ठीक से गर्म नहीं करोगे आयरन को, जो सोल्डरिंग आयरन है उसको ठीक से गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें बड़ा मुश्किल से तो पहले सोल्डर गलेगा और गलने के बाद में वो ठीक से चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए इनसफिशियंट हीटिंग होगा इस। अब नेक्स्ट कर रहा है क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरफ जोड़ा जाता है। आपको पता है वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है, अगर ये लाइन है और ये न्यूट्रल है और यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक लोड दे दिए, बल्ब दे दिए, ठीक है, ये लाइन है न्यूट्रल है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ने का ये तरीका है कि वोल्ट यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट करते हैं, अमीटर जो भी अमीटर होता है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग उल्टा कनेक्ट कर दें, सपोज करो वोल्ट मीटर को अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दें, वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें, फिर क्या होगा। वोल्ट मीटर को हम लोग अगर उल्टा कनेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर यहाँ पे वोल्ट मीटर को हम लोग ला दें, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, तो फिर क्या होगा। नेचुरली वोल्ट मीटर अगर ला दिए तो होता क्या है कि वोल्ट मीटर का जो वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, वेरी हाई, वेरी हाई। थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए, वोल्ट मीटर का हिंदी में लिख दे रहा हूं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध, वो क्या होता है,
बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मेगा ओम में होता है, मेगा ओम में, ठीक है। और आमीटर का क्या होता है, आमीटर का, अमीटर का इंग्लिश लिखने की आदत है इसलिए बार बार इंग्लिश लिख देता हूं। अमीटर का बहुत ही कम, बहुत कम, केवल ओम में होता है, केवल किस में होता है, ओम में होता है, ओम में होता है। तो वोल्ट मीटर को अगर आप मीटर की जगह पर डाल दीजिएगा तो आगे करंट जाएगा नहीं, प्रतिरोध इतना ज्यादा हो जाएगा कि सारा वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर थोड़ा सा नाम मात्रा का सुई हिलेगा, बाकी कोई बढ़िया रीडिंग भी नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या है, क्योंकि वोल्ट मीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मेगा ओम में है, समझे। तो इसलिए वोल्ट मीटर जलेगा तो नहीं, लेकिन आपको बहुत हल्का छोटा रीडिंग देगा, कम पठन, पहला ही होगा, कम पठन। नो डिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है कि कोई विचलन नहीं होगा, हो सकता है मीटर बर्न्स आउट, जल जाएगा, मीटर जलेगा नहीं, ये तो नहीं जलेगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस रहेगा तब ना जलेगा, ठीक है। ओवरशूट्स डिफ्लेक्शन नहीं, ज्यादा मतलब सुई जो है ना ओवरशूट्स करेगा, मतलब सुई का ओवरशूट का मतलब ऐसे ऐसे किया, परे विचलन मतलब ऐसे ऐसे अचानक से करेगा, तो वो भी नहीं करेगा क्योंकि करंट ही कम जाएगा, इसमें रीडिंग नहीं दे पाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप अमीटर को यहाँ पे जोड़ देंगे तब क्या होगा। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, अगर आप इस तरह से जोड़ दिए, वोल्ट मीटर हटा दिए, इधर वोल्ट मीटर रहेगा तो आगे करंट ही नहीं जाएगा, अगर इस तरह से अमीटर को जोड़ दिए पैरेलल में, समानांतर क्रम में, तो ये आपका जल जाएगा, अमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जल इसलिए जाएगा कि ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम है और ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, तो लाइन न्यूट्रल को शॉर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, लाइन का न्यूट्रल घर में होता है ना, शॉर्ट के पटाक एमसीबी ऑफ हो जाता है, जब जल जाता है लाइट फाइट सब बंद हो जाएगा, न्यूट्रल और लाइन को अगर आप टच करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए अमीटर को कभी भी पैरेलल में नहीं कनेक्ट करना चाहिए, अमीटर को समानांतर क्रम में कभी भी कनेक्ट करना नहीं चाहिए। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में कनेक्ट करना चाहिए, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो जलेगा तो नहीं, लेकिन आपका सर्किट काम ही नहीं करेगा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस यहीं पे सब सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है तो क्या उदाहरण है, तो ये हम लोग पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो है रीवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। ये अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा है तो हम लोग ये करते हैं, तो अतिरिक्त धारा हम लोग क्या होता है, रिवायरेबल में अतिरिक्त धारा संरक्षित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज करो 100 एम्पियर का केबल है तो हम लोग 80 एम्पियर का ही वहां पे लगाते हैं, ठीक है, रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट, ठीक है। एचआरसी ज्यादा एक्यूरेट होता है, एमसीसी और एमसीबी जो होता है इस तरह से बना रहता है कि इसका जो है ना टाइम रहता है, कितना करंट जो है, अगर ओवर करंट फ्लो हो रहा है तो कितने टाइम में ये ट्रिप होगा, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर यूज होता है, इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर्स, टू कोर केबल। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए हम लोगों को बेयर कंडक्टर्स यूज करना है, जो आ रहा है ना 11 केवीए का, 33 केवीए से पावर हाउस में 11 केवीए से आता है, फिर ट्रांसफार्मर लगता है हम लोगों के घर के पास में, फिर 440 वोल्ट से निकलता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में 3 फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो बेयर कंडक्टर से आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अंबे ग्लोबल एकेडमी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको हमेशा टाइम से वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।